सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाली है। तो सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस है, यानी जो हमारा फोर्थ ईयर है, तो कुछ बच्चे फोर्थ ईयर हिस्ट्री में कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल में कर रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक में कर रहे हैं, ठीक है, कुछ अदर सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिसके पास पॉलिटिकल मेजर है, मीन्स जो पॉलिटिकल साइंस में अपना फोर्थ ईयर कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास चार आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगी, तो उसमें से आपके पास एक सब्जेक्ट है सिटीजनशिप्स एंड गवर्नमेंट्स। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट्स, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट सिटीजनशिप एंड गवर्नमेंट्स का। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम में होने वाली है, ठीक है। यही जो नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, यही सेम नोट्स आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन होगे, आप फ्री में एकदम वहां से एक्सेस कर सकते हो नोट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में यूनिट्स के, ठीक है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, सपोर्ट करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, प्लीज उसको ज्वाइन करिए और नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। कोई भी क्वारी आप पूछ सकते हो। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इट्स चौधरी 7065, ठीक है। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गई है, 65 है ये, ठीक है। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस मेजर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। सो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप यानी नागरिकता, ओके। देख सकते हो सिटीजनशिप, सिटीजनशिप यानी नागरिकता। तो हम आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है नागरिकता। बेसिकली आपको नागरिकता के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको दो टॉपिक दे रखे हैं कि व्हाट इज सिटीजनशिप, जो आपकी नागरिकता है वो क्या है, ठीक है। इसमें जस्ट सोली एंड जस्ट आपका ये जो आपका एक मैं बताऊंगी ये क्या है आगे, ठीक है, एक अदर लैंग्वेज में, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। सो सिटीजनशिप एक्ट पढ़ना है आपको, अबेटमेंट पढ़ना है और प्रोसेस पढ़ना है, कैसे नागरिकता एक्ट आई और अबेटमेंट इसमें प्रावधान वगैरह जिसमें संशोधन वगैरह हुए और इसमें क्या क्या इसके प्रोसेस थे, ठीक है। तो परिचय से हम स्टार्ट करेंगे कि नागरिकता है क्या, नागरिकता की अवधारणा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो नागरिकता होती क्या है, नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है। वैसे तो आप सबको पता होगा, आप भारत के नागरिक हो, ये आपकी नागरिकता है, ठीक है। जो जिस देश का मूलवासी होता है, जिसके पास वोट देने का अधिकार होता है उस देश में, वो उस देश का नागरिक होता है और उस देश का नागरिकता उसके पास होती है, ठीक है। जिसके पास नागरिकता नहीं होती वो वोट नहीं दे सकता। तो नागरिकता जो है, सिटीजनशिप जो है, एक स्थिति है जो व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी, राजनीतिक और नैतिक संबंध स्थापित करती है। मीन्स नागरिकता राज्य और व्यक्ति, यानी जो हमारा स्टेट है, गवर्नमेंट है और हम हैं, उन दोनों के बीच एक संबंध को बताती है कि जिसके पास जिस देश की यानी जिस राज्य की नागरिकता होगी वो उससे उसका संबंध होगा, कैसा, कानूनी संबंध होगा, राजनीतिक संबंध होगा और नैतिक संबंध भी होगा। ये केवल एक पहचान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप भारत की नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता, यानी आपकी एक पहचान का कार्य नहीं करता, बल्कि आपको पहचान के साथ क्या देता है, ये आपको जिस देश की नागरिकता आपके पास है उस देश के आपके अधिकार देता है। उस देश में जो भी अधिकार आपको प्राप्त है, उस देश के प्रति आपके जो भी कर्तव्य है वो देता है, निष्ठा है वो देता है, आपको वोट देने का अधिकार, आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार, जो भी जिस देश की आपके पास नागरिकता है उस देश में जो भी अधिकार है वो सब आपको मिलते हैं। तो नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के कानून का पालन करता है। नागरिक कौन होते हैं, नागरिक वो होते हैं जो राज्य के जो कानून है उसका पालन करते हैं, और जो पालन करते हैं राज्य का और व्यक्ति के बीच के संबंध को नागरिकता कहते हैं। और नागरिकता को पालन कौन करता है, नागरिक। और राज्य से सुरक्षा तथा अधिकार भी प्राप्त करता है। नागरिक को क्या राज्य क्या देता है, सुरक्षा देता है, ठीक है। पुलिस, सैन्य बल और अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक है, नागरिक किससे, सरकार से। प्राचीन काल में नागरिकता का अर्थ क्या होता था, बहुत ज्यादा सीमित था, छोटा था, बंधा हुआ था। पर आज बहुत बड़ा है इसका मतलब। पहले क्या था, केवल कुछ वर्गों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। पहले जो आपको पता है, भारत में तो वैसे शुरू से जब से लोकतंत्र आया तब से महिलाओं को भी अधिकार था वोट देने का। बट हम वेस्टर्न की बात करें तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बाकी जो हैंडीकैप्ड है या डिसेबल लोग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को भी
क्या है, अधिकार नहीं था वोट देने का। तो उन लोग को, जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसकी नागरिकता ही क्या, उसके पास नागरिकता नहीं थी, इसके मतलब नागरिकता नहीं मिली थी उन लोगों को। बट भारत में अच्छी चीज़ है कि शुरू से ही लोगों को नागरिकता मिली है। बट अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो पहले क्या थी कि केवल कुछ लोगों को नागरिकता प्राप्त थी। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र की बात करें, आज की बात करें, तो आज सबके पास समानता है, स्वतंत्रता है और अधिकार है, और सभी के पास अपने अपने देश की नागरिकता है। ठीक है। नागरिकता किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे का मूल तत्व होता है। क्यों? क्योंकि नागरिकता जिसके पास होती है वही वोट देता है, और वही जो वोट नहीं देगा तो राज्य कैसे चलेगा? तो राजनीतिक ढांचा का मूल तत्व है नागरिकता और नागरिक। क्योंकि नागरिक नहीं होगा तो राज्य कैसा होगा? क्योंकि नागरिक ही लोकतंत्र की वास्तविक धारक होती है। नागरिक नहीं होंगे, नागरिकता नहीं होगी, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, तो भाई लोकतंत्र में नेता को चुनेंगे कैसे? लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों द्वारा तंत्र, यानी लोगों का चुनाव। अब लोग चुनने के लिए उनके पास नागरिकता होनी चाहिए ना वोट देने के लिए। तो अब हम जानेंगे कि नागरिकता का इतिहास क्या था और आज पहले से नागरिकता अभी कैसी है, तो इसको हम विकास कहते हैं। तो उसको जानते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में जानते हैं। प्राचीन काल की बात करें तो यूनान की बात करें, जिसे ग्रीस कहा जाता है। तो यूनान यानी ग्रीस में केवल पुरुषों को सिटीजन कहा जाता था, नागरिक कहा जाता था, और पुरुषों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार था। रोम साम्राज्य में, जो रोमन साम्राज्य था, रोमन सिटीजन होना कानूनी अधिकारों का प्रतीक था। तो कानूनी अधिकार था एक, जो राज्य देता था। किसे देता था? सिर्फ वहां के पुरुषों को देता था, महिलाओं को नहीं देता था प्राचीन काल में, यानी महिलाएं वोट नहीं देती थी। मध्यकाल की बात करें तो नागरिकता की अवधारणा कमजोर पड़ी, क्योंकि सामंतवाद और राजशाही आ गया। अब मध्यकाल में तो ज्यादा सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही थी, राजा का शासन था, तो लोकतंत्र तो था ही नहीं। जहाँ लोकतंत्र नहीं होगा वहां वोट जनता चुनेगी नहीं, और जनता चुनेगी नहीं तो सिटीजनशिप का मतलब भी वहां नहीं बनता है नागरिकता का। नागरिकता तो उसको मिलती है जो वोट देने का अधिकार होता है ना, तो यहाँ तो मतलब नहीं बनता। फिर आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग की बात करते हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब होता है 1776 में, और फ्रांसीसी क्रांति जब होता है 1789 में, तो इसमें नागरिकता को लोकतंत्र, समानता और अधिकार के सिद्धांत से जोड़ा जाता है कि नागरिकता क्या है? नागरिकता लोकतंत्र है, नागरिकता ही समानता है और नागरिकता ही अधिकार है। क्योंकि जिसके पास समानता, अधिकार और लोकतंत्र होगा उसी के पास नागरिकता होगी, और जिसके पास नागरिकता होगी वही समाज में लोकतंत्र समाज होगा। क्योंकि वोट देने का जिसके पास अधिकार होगा तभी ना वो राज्य लोकतंत्र होगा। और हम कहेंगे कि सबके पास वोट देने का अधिकार है तो समानता है, हाँ, और सबके पास वोट देने का अधिकार है तो हम ये भी कहेंगे कि सबके पास अधिकार भी है। तो अब नागरिकता केवल राजा के प्रति निष्ठा नहीं बन गई थी, बल्कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा बन गई थी। पहले नागरिकता होती थी राजा और नागरिक के बीच का संबंध, बट नहीं, अब है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, यानी राजा होना हो मतलब स्टेट, हमारा हमारा देश, हमारा, उसके प्रति निष्ठा नागरिकता होती है। तो अगर हम भारत में नागरिकता की अवधारणा देखें तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में कैसे नागरिकता की अवधारणा है। तो भारत में नागरिकता का आधार जो है वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में रखा गया है कि भारत के नागरिक कौन होंगे, नागरिकता किसे दी जाएगी। ठीक है। तो इन अनुच्छेदों में यह निर्धारित किया गया है, बताया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और किस किस परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त हो सकती है। मतलब अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 यानी आर्टिकल 5 से 11 में ये साफ साफ बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, मतलब भारत की नागरिकता किसे मिलेगी और भारत की नागरिकता किससे छीनी जाएगी। क्योंकि जो उसके पास भारत की नागरिकता होगी वो लोकतंत्र समाज में यानी भारत में वोट देने का अधिकार रखेगा, तो जिससे छीन ली जाएगी वो वोट नहीं दे सकता भारत में। तो ये साफ साफ किस में बताया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 में। तो संविधान सभा में इस पर विस्तृत बहस हुई थी। ठीक है। किस पे? नागरिकता पे। क्यों? क्योंकि उस समय देश का विभाजन हुआ था। जब देश का विभाजन हुआ, फर्स्ट पार्लियामेंट बैठा, जब 1952 में फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब बैठा सभा, जैसे आज होता है ना विधानसभा, तो संविधान सभा जब बैठी थी, जब संविधान बन रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा डिबेट का टॉपिक था कि नागरिकता किसे दी जाए और किससे नागरिकता छीनी जाए। जैसे कि हम कहते हैं ना, बी आर अम्बेडकर उस ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे और बहुत सारे लोग थे इसमें। तो इन सारे लोगों ने मिलकर जो भी संविधान बना रहा था उन सब में ये डिबेट छिड़ी थी कि किसको नागरिकता दी जाए, किसको वोट देने का अधिकार दी जाए और किसको इससे निकाला जाए। तो लाखों लोग और भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन कर रहे थे। तो अब पलायन वाले लोग को भी नागरिकता दी जाए, जो वहां से आ रहे हैं उसको भी नागरिकता दी जाए, भाई किसको नागरिकता दी जाए, ये कंफ्यूजन थी। इसलिए नागरिकता का प्रश्न जो है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक संवेदनशील हो गया था। कब?
बंटवारे के टाइम पे, क्योंकि हमें भारत का नागरिक बनना है। जिसको नागरिकता मिलेगी उसको वोट देने का अधिकार होगा। अब मैंने इसको नागरिकता दे दी, अब विभाजन में वो पाकिस्तान चले गया तो भाई वो नागरिकता फिर उसका क्या करेंगे, या कोई पाकिस्तान से आ गया तो फिर उसको वोट देने का अधिकार भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय नया नया था, उस समय तो देना ही पड़ेगा ना, उस समय आ जा रहे थे तो अब की बात अलग है। तो उस समय डिबेट का टॉपिक थे ये। तो अब हम जानते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या है, ठीक है, जिसे हम जस सोली और जस सगनिस कहते हैं, ठीक है। तो जस सोली मतलब होता है राइट ऑफ द सोल, ठीक है, यानी जन्मभूमि का अधिकार, यानी राइट ऑफ द सॉइल। तो इसका अर्थ है कि जस सोली का अर्थ है भूमि का अधिकार, यानी इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म स्थान से होता है। अगर इस थ्योरी को माने हम, राइट ऑफ द सॉली, तो इससे मानते हैं कि मतलब आप भारत में पैदा हुए हो तो आप भारत की नागरिकता आपको मिलेगी, अमेरिका में पैदा हुए हो तो अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, ब्रिटेन में पैदा हुए हो तो ब्रिटेन की मिलेगी। तो इस सिद्धांत को ये दर्शाता है, ठीक है, सिंपल भाषा में बताया मैंने। जो व्यक्ति किसी देश की भूमि पर जन्म लेता है वह उस देश की नागरिक बन जाता है और उस देश की नागरिकता उसे मिल जाती है, चाहे उसे माता पिता किसी भी देश में हो। पर बच्चा जिस देश में पैदा हुआ है तो वो उस देश का नागरिक कहलाता है। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है, ये जस्ट सॉली थ्योरी कहती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे देश इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कनाडा या ब्राजील का, अब पर उसका बच्चा मान लो भारत में पैदा हुआ तो उसको नागरिकता ऐसा मानते हैं वो कि उसको भारत की मिले। मतलब मान लो भारत के एक मेल एक फीमेल है, ठीक है, उसका बच्चा पैदा हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका क्या करेगा, उसको अपनी नागरिकता दे देगा, आराम से दे देगा, उसको वोट देने का अधिकार दे देगा अगर वो वहाँ पैदा हुआ, तो वो ऐसी व्यवस्था मानते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है और स्वचालित रूप से अमेरिका का ही नागरिक बन जाता है, मतलब ये कहते हैं कि ये थ्योरी कहती है कि जो व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वो वहाँ का नागरिक बन जाता है। तो भारत में अगर हम स्थिति देखें तो भारत ने प्रारंभ में 1950 में जस सोली का पालन किया था शुरू में, कि ठीक है अगर कोई भारत में पैदा ले रहा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया, सीमित कर दिया गया। अवैध प्रयास क्योंकि हो रहे थे, बहुत से लोग जबरदस्ती कहीं से आ जाते थे घूमने के बहाने, 10 साल 5 साल रह लेते थे और यहाँ पे मतलब बच्चे पैदा कर देते थे, फिर उसको यहाँ की नागरिकता दिला दी जाती थी। अब यहाँ की तो जनसंख्या बढ़ रही है भाई, यहाँ के भी लोग उनको नौकरी देना, अब तुम बाहर के लोग अवैध कब्जा करेंगे हमारे भारत पे तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो असम आंदोलन के कारण भारत ने नागरिकता के लिए माता पिता की नागरिकता को भी आवश्यक बना दिया। अब भारत में क्या नियम है कि आप अगर यहाँ पैदा ले रहे हो भारत में तो आपकी नागरिकता नहीं गिनी जाएगी, आपके माता पिता भी भारत के होने चाहिए जब आप भारत के नागरिक होगे, ऐसा सिस्टम है अब, ठीक है, समझ आ रहा है ना। अब ये क्या है, राइट ऑफ ब्लूड, राइट ऑफ ब्लूड है कि रक्त रक्ताधिकार का सिद्धांत, यानी इसका अर्थ है कि रक्त या वंश के आधार पर नागरिकता, यानी हम कहते हैं ना हम इस वंश के हैं, हम गुज्जर वंश के, हम सूर्य वंश के, हम चंद्र वंश के हैं, हम राजपूत वंश के, हम बनिया, है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता उसके माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है, ना कि जन्म स्थान पर, जो कि भारत में मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे जर्मनी, इटली, जापान, इजराइल जैसे देश इस सिद्धांत का पालन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता मान लो जर्मन नागरिक थे, ठीक है, जो वह व्यक्ति कहीं भी मतलब माता पिता मान लो आपके माता पिता जर्मन के हैं, जर्मन के व्यक्ति थे, बट आपका जो जन्म है वो भारत में हो गया, तो भी आपको क्या है जर्मन की नागरिकता मिल जाएगी अगर आपके माता पिता जर्मन के होते तो। ऐसा सिस्टम है ये, ठीक है। पर भारत में अगर इस चीज को देखें तो भारत ने इस सिद्धांत को भी आंशिक रूप से अपनाया, मतलब बहुत कम, ताकि नागरिकता का दुरुपयोग ना हो और अवैध प्रवास ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें से ना भारत में बहुत ज्यादा अवैध प्रवास होता था, लोग आते थे कहीं और जन्म ले लिया फिर भी भारत का नागरिक है, अब भारत में कुछ दिन के लिए घूमने आ गया, यहाँ बच्चा पैदा कर लिया तो फिर भी भारत का नागरिक। भाई भारत की जनसंख्या तुम बढ़ा दोगे, वैसे ही भारत में इतने लोग हैं, भारत के लोगों की नौकरी नहीं हो पा रही, अब हम बाहर के लोगों को नौकरी देंगे, बाहर के लोगों के लिए जो सरकार हमारे लिए कार्य करी, हमारे लिए स्कूल अस्पताल बना रही है, उसका बाहर के लोग भी उपयोग करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो भारत की नीति जो है वो मिश्रित है, हाइब्रिड है, जिसमें जस सॉली और जो ये है जस सेगनेस दोनों ही क्या है, कंपाइल है, ठीक है। तो दोनों का संतुलित उपयोग किया जाता है, कभी ये कभी वो, दोनों का मिक्सचर। सो भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 है,
वो क्या कहता है, द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 भारत का ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। यानी संविधान लागू जब हुआ 1950 में, उसके बाद नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उसको संसद में नागरिकता अधिनियम के तहत पारित किया गया। और ये अधिनियम में ये बताया गया कि कैसे लोगों को नागरिकता प्राप्त होगी और कैसे नागरिकता लोगों की छीनी जाएगी। तो ये क्या थी उसको जानते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख हैं। अगर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, अगर आपको भारत में वोट देना है, भारत का नागरिक कहलाना है, तो उसके लिए आपको 5 चीजें करनी पड़ेगी। ये संविधान में बोला गया है संसद में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? पहले तो जन्म से नागरिकता यानी बाय बर्थ, यानी 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मे व्यक्ति सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे, ऐसा कह दिया गया, ठीक है। अब 1987 के बाद संशोधन से प्रावधान बदल गया। अब माता पिता में से कम एक भारतीय होना चाहिए, तब आप भारत के व्यक्ति कहलाओगे। पहले आप अगर सिर्फ पैदा भी ले लेना, सिर्फ आपके माता पिता नहीं देखे जाएंगे किस देश के हैं, किस देश के आती हैं। आप अगर पैदा हुए हो इनके बीच में 1950 से 87, तो आप भारत के नागरिक कहलाते थे पहले, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ 1987 से, कि अब भारत आपको क्या है, अब माता या आपके या पिता एक जना आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, जब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर 2003 में क्या हुआ, ये नियम सख्त हो गया और भी ज्यादा। अब यदि माता पिता में से एक अवैध प्रवासी है तो बच्चे को भी नागरिकता नहीं मिलेगी। मान लो एक भारत का व्यक्ति है और एक अवैध प्रवासी है, वो हमारे भारत का नहीं है नागरिक, तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी, ऐसा हो गया। दूसरा क्या है, भारत की नागरिकता लेने के लिए आपको वंश से नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। यानी यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा है लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ये प्रावधान ये वाला हमने कहा था ना, जस्ट सेंगिस का, तो इस सिद्धांत का उदाहरण है सेंगिनिस का, ठीक है। तीसरा क्या है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता यानी बाय रजिस्ट्रेशन। कुछ विदेशी नागरिक भारत में पंजीकरण करवाकर भारतीय नागरिक बन सकते हैं। जैसे भारत के मूल व्यक्ति जो हैं वो भारत के तो व्यक्ति होते हैं, नागरिकता ले सकते हैं जो भारत में लंबे समय तक रह रहे हो। दूसरा, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले विदेशी भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, भारत की नागरिकता लेने के लिए प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता यानी बाय नेचुरलाइजेशन। जो विदेशी व्यक्ति भारत में कम से कम 12 वर्ष से रह रहा है और अच्छे चरित्र का है और अच्छा नागरिक, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, भारत में ही उसका व्यापार है, रहना खाना पीना है, तो फिर वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। पांचवा क्या है, क्षेत्र के समावेशन से नागरिकता, ठीक है। इसमें क्या है कि यदि भारत किसी नए क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है तो वहां के लोग स्वतः ही क्या भारत के नागरिक बन जाते हैं। मान लो अभी भारत में, मान लो अभी एग्जाम्पल दूं तो पाकिस्तान को मान लेते हैं। अभी वैसे तो हम पाकिस्तान को अभी लेंगे नहीं, मान लो पाकिस्तान को हमने मान लिया। पाकिस्तान अभी कहेगा कि जैसे बलूचिस्तान पे चल रहा है ना कि वो पीओके पे बहुत वो चल रहा है कि पीओके जिसने पाकिस्तान ने छीन लिया था, वहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोग कहे हमें तो भारत में मिलना है, तो भारत में मिल जाएंगे तो वो अब सिर्फ से क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो ये वाला प्रावधान है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 1961 में गोवा के भारत विलय के बाद जो गोवा के लोग थे वो भी क्या है, भारत के लोग बन गए थे। अब देखते हैं हम कि भारत के जो हमारा सिस्टम है उसमें नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है लोगों की, मतलब कैसे उनसे वोट देने का अधिकार या भारत की नागरिकता छीनी जाती है, सिटीजनशिप। तो रिनंशिएशन द्वारा यानी त्याग द्वारा, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ देता है। जैसे कि हम बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार ने यहाँ की नागरिकता को छोड़ दी है और कनाडा की नागरिकता को अपना रखी है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन यानी निष्कासन से, यदि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑब्वियसली उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे कि अक्षय कुमार का एग्जांपल देती हूँ, उसने कनाडा की नागरिकता ली, तो अगर उसने कनाडा की नागरिकता ली है ना, तो अक्षय कुमार से ऑलरेडी भारत की नागरिकता छीन ली गई है। क्योंकि अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हो तो ऐसा रूल है कि आप जिस देश के हो उस देश की नागरिकता छीन ली जाती है। माना काम करता है अक्षय कुमार, यहाँ सब करता है, बट वो यहाँ पे वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है डेप्रिवेशन यानी वंचन, ठीक है। यदि सरकार को लगे व्यक्ति ने धोखा या असत्य
माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है तो भी उसकी नागरिकता हम छीन सकते हैं। तो ये नागरिकता छीनने के नियम है भारत में, ठीक है। अब हम जानते हैं नागरिकता अधिनियम में प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए हैं, टाइम टू टाइम अलग अलग संशोधन। तो अमेंडमेंट, तो 1986 में हुआ था पहला संशोधन, जिसमें नागरिकता के जन्म आधारित प्रावधानों को सीमित कर दिया था। पहले था ना कि अगर भारत में जन्म ले रहे हो तो भारत के नागरिक हो, तो थोड़ा इसको सख्त बनाया गया कि अब क्या है, अब आपके जो माता या पिता है उसमें से भी एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना पड़ेगा जब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, ऐसा सिस्टम आया। फिर 2003 में दोबारा संशोधन हुआ। 2003 में संशोधन हुआ तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन यानी एनआरसी का प्रावधान जोड़ा गया। अब नागरिकता की शर्तें सख्त हो गई और ज्यादा कठोर हो गया। माता पिता में से एक नागरिक दूसरे और मतलब अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब और सख्त हो गया, क्या हुआ कि ठीक है, आप बच्चे हो, भारत के नागरिक हो, आपकी माता भारत के नागरिक, पर अवैध तरीके से आपके पिता या आपकी माता एक जना अगर अवैध तरीके से भारत का नागरिक बनाए तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक है। दूसरा है ओसीआई, ठीक है। अब ओवरसीयर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो कार्ड की व्यवस्था की गई। 2005 में फिर संशोधन हुआ। उसके बाद ओसीआई को मजबूत किया गया और भी ज्यादा, जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए जैसे वीजा और संपत्ति, ठीक है। 2015 में फिर संशोधन हुआ जिसमें पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओसीआई कार्ड मिलाकर एक श्रेणी बनाई गई और फिर डिसाइड किया गया कि किसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर 2019 में आपको पता है संशोधन हुआ सीएए सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए इतने सारे दंगे हुए थे। दिल्ली में तो आपने देखे होंगे जगह जगह जो प्रदर्शन लगा था, दिल्ली में जगह जगह जो हो रहा था, शाहीन बाग में आपने देखा होगा धरना चल रहा था बहुत दिन तक। तो ये इसी एक्ट पे था। अभी भी सीएए पे न्यूज़ चलती रहती है ना, तो वो इसी पे है। तो वो क्या है, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये करंट का भी टॉपिक है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, फ़ारसी थे और ईसाई थे, ये सारे समुदाय कहाँ से आए थे? कुछ पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ अफ़गानिस्तान से। इनके साथ अत्याचार या कुछ भी हो रहा था। तो ये लोग ने भारत के लिए प्रवास किया था, ठीक है। तो समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया यदि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हो, तो इन सबको क्या माना जाएगा, भारत की नागरिकता इन लोग को दी जाएगी, क्योंकि इन सबके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। तो मुसलमानों को इस सूची से बाहर रखा गया था, जिसके कारण देश भर में बहुत ज्यादा बहस हुई थी और विरोध हुआ था। आपने देखा होगा पूरे दिल्ली में दंगे 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 दंगे, ताई खान वाला जो बहुत ज्यादा मतलब दंगे हुए थे दिल्ली में। अभी 2019 की बात है, आपको पता होगा। तो अब जानते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे एक व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले आपको आवेदन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नागरिकता के लिए गृह मंत्रालय में जो हमारा होम मिनिस्ट्री है उसमें आपको आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सत्यापन यानी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी स्थानीय और केंद्रीय एजेंसी आवेदन की जांच करती है कि आप किस स्थान से हो, आपकी पूरी जांच करेगा, भारत के हो, आपके पिता कहाँ से, आपकी माता कहाँ से है, आप कब से रह रहे हो, ये सब वो देखेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन करेगा आपका। दूसरी चीज क्या करेगा, आपको शपथ दिलाएगा, ओथ, ठीक है, कि आवेदक को भारत के प्रति निष्ठा और शपथ लेनी होती है कि आप भारत के नागरिक हो तो आपको शपथ लेनी पड़ेगी, आप भारत के लिए कोई गलत काम नहीं करोगे, भारत के लिए सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो भारत आपको शपथ दिलाई जाती है। तीसरा क्या होता है, आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट। आवेदन स्वीकृत होने पर नागरिकता प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये किसके लिए प्रोसेस होता है, हम तो भारत के नागरिक हैं भाई, हम तो पैदा हुए हैं, आप और हम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मैंने बताया ना, सीए के तहत ये लोग आए थे, हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, ये लोग तो जो हमारी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं ना, और उनको दिया जाता है, तो ये 3 प्रोसेस होती है जिनसे उनको गुजरना पड़ता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। अब हम जानते हैं कि नागरिकता की चुनौतियां भी होती है कुछ। तो क्या होता है, पहली तो ये चुनौती है कि डुअल सिटीजनशिप, द्वैध नागरिकता, यानी भारत में इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है कि आप भारत की भी नागरिकता ले लो और अमेरिका की भी नागरिकता ले लो। ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ली तो ऑब्वियसली आपकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा सिस्टम है भारत में। पर अमेरिका जैसे देशों में ये संभव है। मान लो अमेरिका अमेरिका ये अलाउ करता है कि ठीक है, आप अमेरिका के भी नागरिक बने रहो, भारत के भी नागरिक बने रहो, किसी भी देश के नागरिक बने रहो, ऐसा अमेरिका छूट देता है।
ठीक है, बट भारत ऐसा छूट नहीं देता। जैसे कि अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली तो उसकी भारत की नागरिकता छीन ली गई है। दूसरा है इलीगल इमिग्रेशन यानी अवैध प्रवासन। विशेषकर असम और पूर्वोत्तर भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वहाँ पे क्या होता है, वो हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे अवैध प्रवासी जो है बांग्लादेशी हो गए, ठीक है, पाकिस्तानी हो गए, वो अवैध तरीके से आते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ की नागरिकता क्या कर लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं, तो ये अवैध प्रवासन करते हैं। तो ये भी हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम उनको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो अभी ये बहुत चल भी रहा था, नकली आधार कार्ड बनवा लेते हैं वो, और भारत की नागरिकता, उनको भारत की नौकरी मिल जाती है। इन सबसे क्या होता है, भारत के लोगों को नुकसान होता है। जो नौकरी भारत के लोगों के लिए है, जो स्कूल भारत के लोगों के लिए, जो अस्पताल भारत के लोगों के लिए है, जो योजनाएं भारत सरकार बना रही है वो भारत के लोगों का है, वही अवैध लोग आते हैं, रहते हैं और भारत के लोगों से छीन लेते हैं। अब बताओ भारत सरकार इतने सारे लोग को कैसे नौकरी देगी कि बाहर के लोग भी ले रहे हैं, अंदर के लोग भी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तीसरा मुद्दा क्या है, सीसीए और एनआरसी विवाद। धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए चुनौती बना है। जैसे कहा ना कि सार्विक धर्मों को दिया गया सीए के तहत, बट इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। तो ये भी एक विवाद का टॉपिक है। ठीक है, स्टेटलेसनेस नागरिकता यानी नागरिकता विहीनता, यानी कुछ समुदाय की स्थिति ऐसी है कि वे किसी भी देश के नागरिक नहीं है। तो ये भी चुनौती है। मतलब देखो, कुछ ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के, अमेरिका के, वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ये तो हम समझ गए कि वो दूसरे देश के थे और हमारे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी देश के नहीं हैं, तो उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाए, तो ये भी एक चुनौती बन जाती है, ठीक है, सरकार के लिए। तो अब हम जानते हैं कि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। जब आपको नागरिकता मिलती है तो आपको कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं सरकार द्वारा, देश द्वारा, और ऐसी कौन कौन से आपके कर्तव्य होते हैं जो आपको, आप जिस देश की आप नागरिकता ले रहे हो उसके प्रति आपको करना चाहिए ये चीज़, ठीक है, बदले में आपको देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अधिकार दिया जाता है। क्या क्या अधिकार दिया जाता है, मान लो आपको भारत की नागरिकता मिली, ठीक है, हमें तो मिली है, मान लो मैं पाकिस्तानी थी और मुझे भारत की नागरिकता मिल गई, तो मुझे क्या क्या अधिकार मिलेगा, मुझे भारत में समानता का अधिकार मिलेगा जो भारत के सभी नागरिकों को मिल रहा है। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, कहीं भी घूमने का, कुछ भी खाने का, कुछ भी बोलने का, ठीक है, मतदान, चुनाव लड़ने का और चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलेगा। संपत्ति रखने का भारत में अधिकार मिलेगा। सरकारी सेवाओं में भागीदारी यानी सरकारी नौकरी भी आप ले सकते हो अगर आपको नागरिकता मिलती है। जिसके पास नागरिकता नहीं होती भारत की, वो सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। कर्तव्य क्या होते हैं, अब आपको कोई भारत की नागरिकता दे रहा है या किसी देश के आपके प्रति, आप उसके प्रति आपको कुछ देना है, तो क्या देना है, संविधान और राष्ट्र के प्रति आपको सम्मान रखना है। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे भारत की नागरिकता मिल गई, तो मुझे भारत की नागरिकता मिली है, तो मुझे भारत का जो संविधान है उसकी सम्मान करना है। क्यों, क्योंकि वो राष्ट्र का प्रतीक है, ठीक है। देश की रक्षा में योगदान देना है, क्यों, क्योंकि आप भारत के, आप व्यक्ति हो, भारत के नागरिक हो। करों का भुगतान करना है, भारत में जितने भी टैक्स होते हैं, जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, वो आप जैसे अन्य व्यक्ति भारत के देते हैं वो आपको भी देना होगा, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जैसे भारतीय जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी स्थापित कला, लाल किला, जैसे कि कोई भी मंदिर या कुछ भी है, तो उसको आपको सुरक्षा में रखना है, ठीक है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्यों, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं आप, मैं पाकिस्तानी थी, मुझे भारत की नागरिकता मिल गई तो अब मैं यहाँ पे लड़ूं लोगों से, नहीं ना। भाईचारे की भावना रखना, हिंदू मुस्लिम नहीं करना, सिख ईसाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब जानते हैं हम नागरिकता की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या क्या है, यानी फिलोसफी के तौर से देखिए, मॉरल के तौर पे देखिए, तो क्या सी व्याख्या करते हैं हम। नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं है कि आपको एक कानूनी तौर पे आपको किसी देश की सिटीजनशिप या नागरिकता मिल जाती है, बल्कि एक ये साझा मूल्य प्रणाली है। मीन्स ये व्यक्ति को समाज के बीच परस्पर विश्वास दिलाता है और उत्तरदायित्व में बांधता है। क्यों, क्योंकि जब तक आपको भारत की नागरिकता या किसी देश की नागरिकता नहीं मिलती, तो उस देश के व्यक्ति आपको पे विश्वास नहीं करेंगे, आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको अधिकार नहीं देंगे। अगर आपको जहाँ नागरिकता मिलती है जिस देश की, उस देश में आप सरकारी नौकरी ले सकते हो, उस देश में कहीं भी घूम सकते हो, समानता मिलती है, आपको हर चीज़ की स्वतंत्रता मिलती है, और आपका उस देश के प्रति उत्तरदायित्व भी हो जाता है कि आपको उस देश की, मतलब उस देश की रक्षा करनी है, उस देश में आपको ना टैक्स देना है, ये सब देना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि परस्पर विश्वास और उत्तरदायी का बंधन होता है। एक सच्चा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। क्योंकि नागरिकता लेने से आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, तो अधिकार जो आपको मिल रहे हैं, तो उसके प्रति आपको कोई कुछ कर्तव्य है जो आपको उस देश के प्रति देना होगा उस देश को, तो वो एक सच्चा नागरिक करता है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है। तो भारत की नागरिकता व्यवस्था दुनिया में सबसे जटिल है और संतुलित प्रणाली में से एक मानी जाती है।
यह ना तो पूरी तरह से जस सॉली पर आधारित है और ना ही जस संगुइनिस पर आधारित है, बल्कि दोनों के बीच का संतुलन है भारत की नागरिकता। समय के साथ इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, ताकि बदलती धीरे-धीरे जो बदल रहा था भारत का समाज, भारत की राजनीति, उसके अनुसार अवैध जो प्रवास है उसको रोका जाए, ठीक है? तो अमेंडमेंट किए गए, भले के लिए किए गए भारत के। तो 21वीं सदी में जब प्रवासन हो रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है और पहचान की राजनीति तेज हो रही है, तब नागरिकता की परिभाषा बहुत ज़्यादा व्यापक हो रही है। पहचान की राजनीति मतलब अब लोग वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में लोग बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता देनी ज़रूरी है। प्रवासन कर रहे हैं कुछ लोग, जहाँ जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सब में उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो भारत आ रहे हैं। या भारत के लोग कहीं जा रहे हैं, तो उन सबको नागरिकता देना बहुत ज़रूरी है और ये बहस का टॉपिक है आज, ठीक है, डिबेट का। तो नागरिकता का वास्तविक अर्थ केवल देश का सदस्य होना ही नहीं होता है कि किसी देश का आप सदस्य बन रहे हो, ये नागरिकता है, बल्कि उस देश में आपका क्या है, राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भागीदारी होती है, क्योंकि जो उस देश का नागरिक होता है वही उस देश को बनाता है। तो आपको उस देश की पहचान तो मिलती है, साथ ही साथ उस देश को आगे बढ़ाने में आपका ही हाथ होता है, जिसको नागरिकता मिलती है। तो यही एक सशक्त लोकतंत्र की आत्मा होती है। क्या होती है लोकतंत्र की आत्मा? नागरिक। और नागरिक कौन होते हैं? जिसके पास नागरिकता होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से मैंने ये टॉपिक समझाया, आपको ये यूनिट समझाया। आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो, अभी भी कुछ समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब ज़रूर देती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें और दोस्तों में अपने शेयर कर दिया करें। अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में मेरी हेल्प हो जाएगी, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे वीडियोस ला के दे रही हूँ 4th ईयर की हर सब्जेक्ट की, जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। आप डेट देख लीजिएगा हर चैनल का, मेरी वीडियो फर्स्ट ही होगी। सो प्लीज़ वीडियो को इसीलिए लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए कि कैसी लग रही है वीडियो। नहीं समझ आ रही तो बुरा ही लिख दो, बट हाँ, बता दो कि कैसी लग रही है, अच्छी या थोड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, कुछ भी, ठीक है? सो धन्यवाद।